आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्राय बच्चों के लिए यह टॉपिक एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके पीछे कारण है कि कोई भी आपको अच्छे ढंग से नहीं समझा पाते, जिसके चलते यह टॉपिक एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बच्चों के समक्ष उपस्थित हो जाता है, यद्यपि कि दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। अतः अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप फाइनल अकाउंट बनाना जानते हैं, अगर आपका उत्तर हाँ है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप फाइनल अकाउंट बनाना जानते हैं तो वैसी परिस्थिति में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो ए फाइनल अकाउंट, अर्थात यह भी एक फाइनल अकाउंट ही है। इस धरती पर जितने भी व्यापार हैं, सभी व्यापार चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब अपना एक वार्षिक खाता बनाता है और सभी के द्वारा बनाए जाने वाले वार्षिक खातों का एक ही उद्देश्य होता है, व्यापार के साल भर के किए गए लेन देन पे रिजल्ट को जानना, और दूसरा बैलेंस शीट अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति के रूप में हमारे पास संपत्तियां पहले की अपेक्षा बढ़ी है इत्यादि बातों की आर्थिक स्थिति के विवरण, जिसको फिनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट कहते हैं, उससे जाना जाता है। तो मुख्यतः किसी भी फाइनल अकाउंट के दो ही अंग होते हैं और यह दोनों ही अंग हम किसी न किसी रूप में हर एक व्यापार में पढ़ते हैं। लेकिन समस्या उठ खड़ी होती है कि अलग अलग प्रकार के फाइनल अकाउंट को जब पढ़ते हैं तो उसमें फाइनल अकाउंट शब्द का उल्लेख नहीं होता है। उल्लेख नहीं होने से बच्चों के मन में आता है कि यह कोई नया टॉपिक तो नहीं है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यह सब फाइनल अकाउंट है। यह फाइनल अकाउंट के दो रूप आप देख रहे हैं, यद्यपि कि अनेकानेक व्यापार होते हैं और हर व्यापार में एक फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, लेकिन फाइनल शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसके चलते लगता है कि हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, नई चीज को पढ़ रहे हैं। मीन्स सैकड़ों व्यापार के वार्षिक खाते में बनाए जाने में प्रायः समानता पाई जाती है और समानता के नाम पर कुछ आइटम होते हैं जिसको पहचानने की समस्या हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यापार के अंतर्गत अगर 80% आइटम प्रायः समान तरीके से सभी व्यापार में पाए जाते हैं, लेकिन 20% आइटम कुछ ऐसे होते हैं जो किसी एक खास विशेष प्रकार के व्यापार में ही पाए जाते हैं। इन्हीं 20% आइटम को पहचानने में कठिनाई हो सकती है, वरना हम कह सकते हैं कि ऑल आर फाइनल अकाउंट और सभी फाइनल अकाउंट बनाने की विधियां एक जैसी होती है। भले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नाम को हम रेवेन्यू अकाउंट कह दें, केवल यह कहने का फर्क होता है, बनाने का कोई फर्क नहीं होता है। उससे जो रिजल्ट निकलता है वह किसी न किसी रूप में प्रॉफिट की ओर ही संकेत करता है, लॉस की ओर ही संकेत करता है। तो बच्चों, हम आज कुछ नया चीज नहीं बताने जा रहे, मैं आपको एक फाइनल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और यह फाइनल अकाउंट किसका है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको कई नाम से पुकारते हैं, इसको एनपीए भी कहते हैं, दैट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम चाहे जो भी हो, मतलब एक ही होता है। यहाँ पर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन दो प्रकार के संस्थाएं पाई जाती है। एक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और दूसरे का उद्देश्य होता है किसी न किसी प्रकार से समाज की सेवा करना। और समाज की सेवा करने के लिए प्रायः हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं जो किसी न किसी प्रकार से समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। उसको एनपीओ कहा जाता है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हो, धार्मिक कार्यक्रम के लिए हो, शैक्षणिक हो, में अन्य प्रकार के होते हैं। क्लब हो,
क्लब के मेंबर होते हैं, क्रिकेट खेल के क्लब हों, वॉलीबॉल के क्लब हों, ये सब क्या है, सब किसी न किसी प्रकार से अनाथालय हो, वाचनालय हो, पुस्तकालय हो, ये सब क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से समाज में निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे संगठन चलते कैसे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका हम आगे विश्लेषण करेंगे कि ऐसे संगठन कोई व्यापारिक क्रिया में संलिप्त नहीं होते, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज को नहीं करते हैं, फिर भी उसको धन प्राप्त होता है ताकि वह अपनी समाज रूपी सेवा का कार्यान्वयन कर सके। एक सामाजिक काम है, इसलिए हर एक आदमी इस सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, अर्थात मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूं ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वह अपनी समाज के सेवा को आगे बढ़ा सके। अर्थात ये संस्थाएं बिल्कुल कंट्रीब्यूशंस के आधार पर चलते हैं। कंट्रीब्यूशन अर्थात 5 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, 5 लाख का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हम कंट्रीब्यूशंस क्यों देते हैं, हम प्रधानमंत्री के फंड में क्यों दान देते हैं, स्वाभाविक रूप से इसका कहीं न कहीं उद्देश्य सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम प्राय इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन अंशदान देकर हम मानते हैं कि मैं भी समाज की सेवा करने में कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहा हूँ। तो बच्चों, हम यहाँ पर ने लिखा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, तुलनात्मक अध्ययन। हमने अभी सैकड़ों प्रकार के व्यापार के तुलनात्मक अध्ययन की बात कहे हैं कि सभी व्यापार में वार्षिक खाता बनाए जाते हैं, लेकिन उसे फाइनल अकाउंट शब्द से विभूषित नहीं किया जाता है। तब लगता है कि एक नया टॉपिक्स है, जबकि सारे पुराने टॉपिक्स होते हैं। सबको बनाने का मेथड एक होता है, कोई अनेकता नहीं पाई जाती है। तो अगर इस बात को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या लिखा, फाइनल अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट को अभी हमने आपसे पूछा है क्या बना लिए हैं। अगर बना लिए हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट को भी समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इतना आश्वस्त करना होगा कि सर मैंने फाइनल अकाउंट अच्छी तरह बनाया है। तो बच्चों विश्वास रखो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आप अच्छी तरह ही बनाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वह अपना अकाउंट जो मेंटेन करते हैं वह एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अर्जित के आधार पर लेखांकन करना, और जबकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वह अपने पुस्तकों को, अपनी बहियों को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर रखता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन की रोकड़ आधार, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ नगद का ही कारोबार होता है, नगद का आना होता है, नगद का जाना होता है, या कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज में नहीं जुड़ा हुआ होता है। अर्थात इसके लिए माल बेचना, माल खरीदना इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अंतर समझिए, ये कैश बुक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में भी होते हैं, कैश बुक नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में भी होते हैं, लेकिन यहाँ कैश बुक के साथ सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सब बुक भी प्राय ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है नगद अथवा उधार लेन देन करना और उस लेन देन के उपरांत लाभ कमाना। यद्यपि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, अर्थात इसके कोई कस्टमर नहीं होते, कोई कस्टमर नहीं होते हैं, यद्यपि एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। ये जितने खाते हैं सब ग्राहकों के लिए ही बनाया जाता है, और इसके जब कोई भी ग्राहक नहीं होते हैं तब मानिए कि इसे बनाने की आवश्यकता वहां क्यों पड़ेगी।
इसलिए हमने यहाँ से डिलीट कर दिया कि यहाँ पर परचेज बुक सेल्स बुक होते हैं, लेकिन नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में सेल्स बुक और परचेज बुक नहीं होते। इसलिए हमने लिखी हुई बातों को समझाकर स्वयं ही इसको मिटा दिए हैं, ताकि दोनों एक समान लगे, कोई अंतर आपको महसूस नहीं हो। कैश बुक यहाँ भी बनाए जाते हैं, कैश बुक वहाँ भी बनाए जाते हैं। कैश बुक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी व्यापार के अंतर्गत प्राय रुपये का आना और जाना ही कैश बुक में लिखे जाते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में भी प्राय कैश का आना और जाना होता है, और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल ही कैश पर ही आधारित है। अर्थात यह कोई वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का लेन देन नहीं करता है, अर्थात इसको रेवेन्यू के रूप में कैश प्राप्त होते हैं और खर्च जो किया जाता है उसी कैश से खर्च किया जाता है। इसे भी अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यह सब एनजीओ के नाम से, ट्रस्ट के नाम से, धार्मिक संस्थान इत्यादि सब होते हैं। इसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसके भी मेंबर होते हैं, और इसके भी चुनाव किए जाते हैं, और चुनाव के द्वारा पुनः एक नए मेंबर, नए ट्रस्ट की रचना की जाती है। इसको भी अकाउंट्स मेंटेन इसलिए करना पड़ता है, हिसाब किताब तो हर आदमी को लिखना, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से ही क्यों न करें, तब भी हमें हिसाब किताब लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। कितना व्यापार में आया, कितना गया, इसके फलस्वरूप कितना बच गया, वह सरप्लस हुआ कि कमी पड़ गया, इत्यादि बातों का हिसाब किताब तो प्राय ट्रस्ट के हर मेंबर को देना पड़ता है। इसीलिए गबन की कोई संभावना नहीं हो। कोई भी उठाकर देख लीजिए, अयोध्या राम मंदिर के भी ट्रस्ट होते हैं और उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं और सवाल का छानबीन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आपको छानबान से गुजरना नहीं पड़ेगा, आप भी उस रास्ते से गुजर सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो। इसके अंतर्गत कैश बुक होते हैं, इसमें भी कैश बुक होते हैं, लेकिन कैश बुक के साथ यहाँ क्या होते हैं? सेल्स बुक, परचेज बुक, रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, तो वहाँ वो सब नहीं होते। अर्थात यहाँ पर कैश बुक प्लस सभी खातों के शेष के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस। खातों के शेष के द्वारा प्राय ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में एक ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। यहां भी कैश बुक को सारांशित, ट्रायल बैलेंस क्या है? खातों के सारांश है, इसको हम समरी कहते हैं, समराइजेशंस ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो यहां भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए ट्रायल बैलेंस, केवल नाम का अंतर हो सकता है, काम का कोई अंतर नहीं है। अर्थात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑल्सो ए समरी ऑफ कैश बुक। अर्थात यह कैश बुक का सारांश है और यह ट्रायल बैलेंस खातों का सारांश है। अंतर इतना ही है, बाकी दोनों ही में समानता पाई जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाने की आवश्यकता होती है? तो कैश बुक तिथिवार लिखे जाते हैं। तिथिवार का मतलब 365 दिन के आधार पर कैश बुक लिखा जाता है। अर्थात कोई आइटम, कोई इनकम, एग्जाम्पल स्वरूप हम मान लेते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को दान, चंदा, गिफ्ट इत्यादि के रूप में धन का आवागमन होता है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन रोज के रोज भी प्राप्त हो सकते हैं। तो डोनेशन 365 दिनों में अगर 360 दिन प्राप्त हुए हैं तो कैश बुक में 360 बार डेट वाइज लिखे जाते हैं। तो 360 बार के आधार पर कोई आगे के स्टेप को नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम कैश बुक जो तिथिवार के आधार पर लिखे जाते हैं उसको भी समराइज कर देते हैं। मीन्स
360 दिनों में प्राप्त कुल चंदे को एक शीर्षक में लाकर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डाल देते हैं और तब लिखते हैं दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन और डोनेशन इन ईयर। एक बरस में प्राप्त कुल चंदे अथवा दान की राशि जो कैश बुक में अन्यान्य तिथियों पर होता है, अनेकानेक तिथियों पर होता है, उसको समराइज करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लाया जाता है ताकि इसके द्वारा आगे की क्रिया को किया जा सके, संपन्न किया जा सके, आसानी से किया जा सके। वरना सीधे कैश बुक से हम आगे की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक का मीन्स ट्रायल बैलेंस बना नहीं सकते हैं, तो नहीं बनाने के बाद आपको सीधे खातों से पहुंचना होगा, जो एक कठिन दौर होता है। इसीलिए बीच में एक पूर्णविराम एज ए समराइज के रूप में देते हैं ताकि आगे की क्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। यही हमारा मकसद समराइजेशन का होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is a summarization of cash book or trial balance is a summarization of all the balances of account। अर्थात अनेकानेक खातों के जो शेष होते हैं उसको समराइज रूप में लिखने को ही ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अर्थात यही क्वेश्चन बन जाता है जब ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो एज ए क्वेश्चन के रूप में ट्रायल बैलेंस होंगे। जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब बार बार मैं एनपीओ कहूंगा, जब एनपीओ में आते हैं तो यही क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है। जब प्रश्न के रूप में इतना ही अंतर है, कहने का अंतर, समझने का कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायल बैलेंस में भी कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम होते हैं। यहां लिख भी दिए थे, सॉरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ट्रायल बैलेंस में भी कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम होते हैं। तो बताइए कि दोनों में असमानता कहां पर है? दोनों समान है, केवल समझने का फेर है। अर्थात अगर इसको हम समझ गए तो आप चुटकियों में इसे फाइनल अकाउंट की तरह हल कर सकते हैं। पुनः आगे बढ़िए, आगे बढ़ते इसमें क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी की इक्विवेलेंट इधर क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों एक समान है। केवल अंतर इतना ही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं होगा तो केवल पीएल अकाउंट बनाएगा। और ये तो बेचारे न तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है न तो ट्रेडिंग कंसर्न है, ये तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। इसीलिए इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अर्थात कुल इनकम कहाँ कहाँ से आया और उसको हमने कैसे कैसे खर्च किया। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अर्थात दो भाग कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जितना भी रेवेन्यू आइटम है वह सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जितना भी कैपिटल आइटम है वह बैलेंस शीट में। यही काम यहाँ भी करते हैं। जितना रेवेन्यू आइटम होता है वह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितना कैपिटल आइटम होता है वह बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बच्चों बताइए कि कहाँ वो समानता है? सारी बातें समान ही है, केवल एक समझने का भूल है जिसके चलते हमको कठिनाइयां उपस्थित होती है। अगर इस प्रकार इक्वलिटी के आधार पर, कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर, समानता के आधार पर समझा जाए तो बोथ आर सेम, दोनों फाइनल अकाउंट है और दोनों वही क्रियाओं को किया जा रहा है जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन कर रहा है, वही नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन भी क्रिया को दोहरा रहा है। अर्थात इसके वार्षिक खाते के रूप में दो खाते बनाए जाते हैं, इसके वार्षिक खाते के रूप में भी प्राय दो खाते बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। यह दोनों दो खाते नहीं है, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट का मतलब जितने भी नाम मात्र के आइटम होते हैं वह सब नॉमिनल अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस से उठाकर जितने भी रेवेन्यू आइटम दो रूपों में होता है, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में होता है या रेवेन्यू पेमेंट के रूप में होता है। अर्थात यही रिसिप्ट एंड पेमेंट उठकर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में भी आते हैं और वहां भी जितने भी रेवेन्यू आइटम है वह सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। तो कहाँ वह समानता है? सब जगह समानता है। उसी प्रकार ट्रायल बैलेंस में यहाँ भी कैपिटल आइटम होते हैं जो सीधे उठकर बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ भी कैपिटल आइटम होते हैं जो सीधे उठकर बैलेंस शीट में आते हैं। तो कहाँ अंतर? अगर इस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाए तो आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब थोड़ी बहुत बातें विशेष तरीके से करेंगे कि दोनों में जो अंतर का कारण है वह कहां से पैदा होता है। अंतर का कारण अर्थात इसमें उधार लेन देन भी हो तब भी वह ट्रायल बैलेंस का हिस्सा बन जाता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स के रूप में। लेकिन उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उधार का कोई उल्लेख नहीं किया जाता। दैट मीन्स यह जो ट्रायल बैलेंस होता है हमेशा करेंट ईयर को संबोधित करता है। ट्रायल बैलेंस में हमेशा करेंट ईयर के बैलेंसेस को लाए जाते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर अर्थात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी राशि चाहे वर्तमान वर्ष के लिए प्राप्त हुआ, चाहे विगत पिछले 10 वर्ष का प्राप्त इस वर्ष हुआ हो, चाहे आने वाले 10 वर्षों का एडवांस इस रूप में प्राप्त हुआ हो, सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। अर्थात वह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट मीन्स प्राप्ति होने पर ही लिखे जाते हैं। अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे नहीं लिखा जाता है। जबकि ट्रायल बैलेंस में प्राप्ति भी लिखे जाते हैं और जो प्राप्त नहीं होता है उसको भी एज ए डेटर्स और क्रेडिटर्स के रूप में लिखते हैं। ये सूक्ष्म अंतर है, ये दैट इज ए माइनर डिफरेंस। इसको हम बहुत बड़ा अंतर नहीं कर सकते। छोटा अंतर होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे करेंट ईयर की प्राप्ति करेंट ईयर में हुई हो, चाहे प्रीवियस ईयर पिछले 10 वर्ष 5 वर्ष की प्राप्ति करेंट ईयर में हुई हो, चाहे आने वाले 10-5 वर्षों की प्राप्ति पहले हो गई होगी इस वर्ष, सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। यहीं पर एक अंतर का कारण है। उसी अंतर के कारण को समझने में कठिनाई होती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जहां पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट को लिखे जाते हैं, न केवल रिसिप्ट बल्कि पेमेंट को भी लिखे जाते हैं। जबकि ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई बात नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस हमेशा चालू वर्ष के आधार पर लिखा जाता है और चालू वर्ष के सारे आइटम भी उठाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। तो यह चूंकि करंट ईयर टू करंट ईयर है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, इसलिए उसको समझते हैं आसानी पूर्वक। और यहाँ पर गैप है कि करंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर से रिलेटेड आमदनी और खर्च भी प्राय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे हुए होते हैं। यद्यपि कि यह जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है वह सिर्फ करंट ईयर के आधार पर बनाया जाता है, फ्यूचर एंड पास्ट के आधार पर नहीं बनाया जाता है। जो इसका फ्यूचर और पास्ट होता है वह सब बैलेंस शीट में उठकर आता है। ये बात ही यहाँ पर एक कठिनाई भरा हो सकता है और इसके अंतर्गत कोई कठिनाई नहीं है कि ट्रायल बैलेंस को सीधे
ट्रायल बैलेंस में दिए गए समस्त आइटम को दो भागों में बांट देते हैं। नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिख देते हैं, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में लिख देते हैं। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वो दो बातें हैं। उन दो बातों को फिर कहते हैं कि रेवेन्यू आइटम जितने हैं वह सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे जाते हैं, चाहे वह रिसिप्ट के रूप में हो या पेमेंट के रूप में हो। और जितने कैपिटल आइटम होते हैं दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट बोथ आर इन बैलेंस शीट, अर्थात दोनों को बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो अंतर कहाँ है? कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान बनाए जा रहे हैं। अंतर थोड़ा सा समझने का क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रायः पास्ट एंड फ्यूचर्स का भी रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा हुआ होता है, और पास्ट और फ्यूचर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो वह करंट के आधार पर बनाते हैं, पास्ट और फ्यूचर के आधार पर नहीं बनाते हैं। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जितना पास्ट एंड फ्यूचर आइटम होता है वह बैलेंस शीट का किसी न किसी रूप में हिस्सा बनेगा। वह किस रूप में बनेगा इसे मैं अपने प्रैक्टिकल में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, वरना इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमेशा चालू वर्ष के आधार पर बनाया जाता है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिएगा, कभी आपको आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, कभी आपको प्रीपेड नहीं मिलेगा, कभी आपको एक्रूड नहीं मिलेगा, कभी आपको अनअर्न्ड इनकम नहीं मिलेगा। मीन्स यहाँ पर कोई अद्यत, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अर्थात कैश में कन्वर्ट हो जाने के बाद ही उसको लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है ये कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर वर्तमान वर्ष का ये आउटस्टैंडिंग है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हिस्सा बनेगा, भले हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा हुआ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं होता है। उसका जहां भी उल्लेख होगा तो वर्तमान वर्ष से संबंधित जितने भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनअर्न्ड होंगे वह सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चालू वर्ष से संबंधित लिखे जाएंगे, अर्थात चालू वर्ष से संबंधित। दैट मीन्स चालू वर्ष में हमने कमा लिया, हमको प्राप्त नहीं हुआ, उसमें जोड़ देंगे। चालू वर्ष में अधिक प्राप्त हो गया, घटा देंगे। मीन्स अब आइए समायोजन की बात हो रही है तो एडजस्टमेंट, ये सारी बात समझ गए। एडजस्टमेंट इधर भी होते हैं, एडजस्टमेंट इधर भी होते हैं, कोई अंतर नहीं। और एडजस्टमेंट आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, फाइनल अकाउंट का वीडियो है। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट के बारे में मैंने इतना डीप कॉन्सेप्ट बताया है जिसे कोई नहीं बता पाते हैं। हाँ, मैं उस कॉन्सेप्ट को बताता हूं। तो आप फाइनल अकाउंट में जाइए, एडजस्टमेंट कहते किसे हैं? सिर्फ लोग जोड़ते और घटाते हैं और कहते हैं ये एडजस्टमेंट है। दैट इज नॉट। एडजस्टमेंट का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो चालू वर्ष से संबंधित है और लिखना छूट गया है उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट छूटे हुए लेखे होते हैं, अर्थात ट्रांजैक्शन टू बी ओमिटेड, लिखने से छूट गया, अर्थात चाहे इधर लिखने से छूट जाए तब भी उसको एडजस्ट इन फाइनल अकाउंट में करेंगे। और एडजस्ट इन फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इधर भी अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखने से छूट गया तो उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में करेंगे। एडजस्टमेंट की दोनों कहानी दोनों तरफ एक समान है, कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों ये कंपैरेटिव स्टडी हम बता रहे हैं। दोनों ही फाइनल अकाउंट केवल बनाने के स्वरूप में अंतर है। कभी अकाउंटेंसी में नियमों का अंतर नहीं होता है, समझने की बात है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर लिखे जाते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो।
लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग नहीं होता है। एक तरफ रिसिप्ट लेफ्ट साइड में लिखते हैं और राइट साइड में पेमेंट लिखते हैं। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको समझना है। बनाने के दृष्टिकोण से यह कोई तर्क की बात नहीं है, यह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है या एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। समझने के दृष्टिकोण से इसकी कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जो खास रूप में प्रॉब्लम होती है वही कि ट्रायल बैलेंस हमेशा करंट ईयर के आधार पर होते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स के आधार पर होते हैं। बाकी इतना ही अंतर होता है, बाकी सारी बातें समान है। फिर इतनी समानताओं के बावजूद भी न जाने पढ़ाने वाले बच्चों को क्या पढ़ा जाते हैं। बहुत सारे चीजें हमारे पास, कुछ न पन्ना होता न किताब होता है। मैं बिल्कुल खुली किताब की तरह पढ़ाता हूँ। आधार देखकर पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मैं रामायण और महाभारत भी पढ़ा दूंगा। बहुत ऐसे शिक्षक भी हैं जो एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में कलम होते हैं और उसे देख देख कर पढ़ाते हैं। इंग्लिश के डिफिनेशंस को हिंदी में रूपांतरित करने को अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझते हैं। बच्चों, अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सीखने के लिए टू बी प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। थ्योरिटिकल से काम नहीं चलता है। आप इसके लाभ थ्योरी को पढ़ लें। डिफिनेशंस होते हैं, हर चीज वो किताबों में उपलब्ध होता है, उसे हम लाकर पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। ये तभी हो सकता है जब आपको अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर न करना आता होगा, जब हिंदी को सही समझना नहीं आता होगा, तब तो किताबों की भाषा भी आपको जरूरत है। डिफिनेशन बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन टू बताएंगे। क्या प्रैक्टिकल को इन सारे से कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चों, मैं फिर आज कहूंगा, दावे डंके की चोट पर कहूंगा, कंपेयर टू अदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, अगर आप वाकई में आप हमारा सही माने में शिष्य बनना चाहते हैं तो मैं दावा करता हूं कि इस कंसेप्ट का मिलान किसी भी दूसरे वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कर लीजिए। कोई इस तरह से आपको कंपैरेटिव स्टडी के रूप में नहीं समझाएंगे। और कहाँ अंतर है, कहाँ समानता है, कहाँ कठिनाई है, कहाँ सरलता है, इन बातों का दूर दूर तक उनको कोई नाता नहीं है। सिर्फ वो 4-5 को एडजस्टमेंट होते हैं जिसको वह करना जानते हैं। यद्यपि कि मैं फाइनल अकाउंट में कह दिया हूँ कि एडजस्टमेंट का न कोई रूप होता है, न स्वरूप, न आकार, न प्रकार। एडजस्टमेंट होते हैं। 150 एडजस्टमेंट आपके सामने हम रख सकते हैं। आपको एडजस्टमेंट की क्रिया करने आनी चाहिए कि कैसे हम सही इसका हम लेखांकन डेबिट और क्रेडिट के लिए करते हैं। अर्थात प्रैक्टिकल के लिए यह जरूरी है। प्रैक्टिकल के लिए कुछ समायोजन को जोड़ घटाव कर देने से आप किसी भी प्रकार से महारत हासिल नहीं करते हैं। तो बच्चों, अगर हमारा समझाने का तरीका लाजवाब लगा हो तभी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नए कंसेप्ट के साथ, हमेशा इस चैलेंज के साथ कंपेयर टू अदर, तभी आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना, फिर उपस्थित होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।